सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सेल्यूलॉइड के सितारे हैं फिल्म और टीवी के जाने माने अभिनेता हर्ष छाया। आपसे बातचीत की है अमरकांत ने। और इस समय सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में मेरे साथ हैं बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के एक बड़े कलाकार। जी हाँ, बड़े कलाकार इसलिए कहना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया, जैसा भी काम किया, वो लोगों के सीधे दिल में उतर गया। इन्होंने अगर बड़े पर्दे पर एक छोटा सा रोल भी किया तो लोगों ने उसको नोटिस किया, लोगों ने उस कलाकार को जानना चाहा, लोगों ने उस किरदार के बारे में समझना चाहा। तो आइए ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आपको मिलवाते हैं फिल्म, टीवी और रंगमंच की दुनिया के जाने माने कलाकार हर्ष छाया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी विविध भारती के स्टूडियो में। तमाम सुनने वालों की तरफ से नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपने इतना बड़ा मुझे बना दिया है, मुझे पता नहीं मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये आप किस लायक हैं ये तो आपके दर्शक और जो कि विविध भारती के श्रोता हैं जी, वो जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप ही ज्यादा बोलें क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं। आप मुझे ये बताइए हर्ष जी कि जैसा कि आपको देखकर लगता है क्या आप पूरा हीरो मटेरियल है? मैं फिल्म की भाषा में कहूं कि हीरो मटेरियल हैं। आपकी सेलिंग तो हीरो की तरह से हो सकती थी जी हाँ, लेकिन आप टीवी के हीरो मटेरियल के रूप में एस्टेब्लिश हो गए, हीरो के रूप में। जी हाँ। मतलब सीरियल जो हैं वो आपको केंद्र में रखकर लिखे जाते हैं या सीरियल की कहानी में आप केंद्रीय भूमिका में होते हैं। ऐसा फिल्मों में क्यों नहीं हुआ? आप ने आने के बाद बतौर हीरो स्ट्रगल करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये, जैसे बहुत सारे हम लोग जो हैं वो नौकरी पेशा परिवार से होते हैं जी। माने हमारे साथ पुश्तों में जो है हमने सिर्फ नौकरी ही की है। डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, एक्टिंग वैक्टिंग इस तरह के काम किसी ने किए नहीं जी। अब उस बीच में आप एक ऐसा अनोखा कुछ पैदा हो जाते हैं जिसको एक्टिंग करनी होती है। जी जी। तो आपको दूर से दिखता है और आपको मालूम है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक्टिंग करेंगे, उसके बारे में आप इतना कुछ जानते नहीं जी हाँ। और न ही आपके परिवार या आपके आसपास के लोगों को कुछ पता होता है। जाहिर सी बात है, जब आप नहीं जानते हैं तो आप परिवार को भी नहीं समझा पाते हैं। तो फिर तो अब वहां आपको गाइड कौन करेगा जी, कौन क्या बताएगा? आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हमको एक्टिंग करनी है जी। आप दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। हाँ। दूसरी बात ये कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी फिल्म में किसी को देखा 10 साल की उम्र में और उसको देख के मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है जी। कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे कुछ 6-7 साल की उम्र से पता नहीं क्यों यही मुझे पता है कि मैं एक्टर बनूंगा और मैं एक्टिंग करूंगा। तो मेरा नजरिया ये नहीं रहा कि मैंने हीरो को देखा इसलिए अब मुझे हीरो बनना है। मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तीसरी बात ये कि जब हम बम्बई आए थे तो हमारे पिताजी ने कहा था कि देखो तुमको पढ़ा लिखा दिया, स्कूल करवा दिया, कॉलेज करवा दिया, अब हम सोचते हैं कि तुम कुछ जीवन में ढंग का काम करोगे जैसे हम लोग सब करते आए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में फितूर चढ़ गया कि हमको एक्टिंग करनी है तो अब यहाँ से तुम अपने ऊपर हो, तुम जानो और तुम्हारी एक्टिंग, मेरा इसमें कोई जिम्मा नहीं है। तो बम्बई अगर गए बहुत से बहुत ये होगा कि तुम्हारे चाचा वहाँ हैं, 6 महीने के लिए तुम वहाँ रह सकते हो, उसके बाद वो भी तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा और अपना पैसा तुम खुद कमाओगे, ना मैं कोई पैसा भेजूंगा तुम्हें। और चाचा के वहाँ से एक पैसा भी लिया पता चला उस दिन तुम वापस दिल्ली बुला लिए जाओगे। तो अब आते ही सबसे पहले ये होता है कि अब आप काम करना शुरू करें, कमाना शुरू करें, क्योंकि आपको जो है अपने खर्चे खुद ही चलाने हैं। जरूर। तो यहाँ आते ही जो है टीवी में काम मिलना शुरू हो गया, तो हमने टीवी में काम करना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, जितना आसानी से इन्होंने ये कह दिया कि आते ही काम मिलना शुरू हो गया, हमने काम करना शुरू कर दिया, अब ये सुन के आप बंबई की टिकट मत कटवा लीजिएगा क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और उस पनघट से अपने हिस्से का पानी भरना
कितना मुश्किल है ये तो अभी हर्ष जी हमको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हर्ष जी ये भी हमें ये बताएंगे। जरूर, माने अगर हम फिल्मों के चक्कर में रहते तो पता चला 4-5 साल कुछ काम ही नहीं होता। जी जी, तो हर्ष जी आगे हम जरूर बढ़ेंगे, और वो जो सफर है कैसे दिल्ली से बंबई और सारी कुछ बातें हम सुनेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा गाना जरूर हम आपकी पसंद का सुनना चाहेंगे, जो कि आप शायद दिल्ली में सुनते रहे हों, या बचपन में सुनते रहे हों, या अभी भी सुनते हो। शुरुआत करेंगे, एक बहुत ही पुराना गाना है, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को मेरे पिताजी बड़ौदा में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया था, उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर चले गए थे जहां उन्होंने एमटेक किया और करीब 13 साल वो वहां पढ़ाते थे आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। तो वो प्रोफेसर हैं आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग के, और उसके बाद वो आए दिल्ली, तो लिहाजा हम उनके साथ जो है दिल्ली आ गए। जी, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है बड़ौदा में? मेरा जन्म हुआ है भावनगर में। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं पैदा होने वाला था तो मेरी माँ जो है अपने भाई के घर गई थी। नहीं तो जन्म स्थान तो वही कहलाएगा मेरा जो है। तो वो चंद दिनों के लिए जब वहाँ गए थे तो वो मेरा जन्म स्थान हो गया। यानी आप वैसे गुजराती हैं? गुजराती हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अब तो समझ में नहीं आता कि क्या है, क्योंकि कहने को गुजराती हैं, पले बड़े हम दिल्ली में हैं। हाँ। घर में भी हम भाइयों के बीच हिंदी में ही बात होती है, क्योंकि रोजाना हिंदी में ही बात करने की आदत पड़ गई थी। जी जी जी। उसके बाद आ गए हैं बम्बई, तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बम्बई का हूँ, दिल्ली का हूँ, गुजरात का हूँ, गुजराती हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कलाकार तो पूरे देश का होता है। मुझे, हाँ, देश, कलाकार तो देश का होता ही होगा, होता है भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और कोई ऐसा एक रूट पकड़ के मैं नहीं बैठा हूँ, जो मेरे ख्याल से आज काफी परेशानियों की वजह है कि आप कुछ एक अपना पकड़ लेते हैं और फिर उस पर चिपके रहते हैं कि मैं तो ये हूँ और मैं ये इसे छोड़ूंगा ही नहीं। उसमें कुछ चीजें बहुत बहुत गहरी बात कर दी आपने, और बहुत अच्छी बात की है।
और ये हमारे जो दोस्त हैं जो सुन रहे होंगे उन्हें भी इस पे सोचना चाहिए। खैर, बहरहाल आप बता रहे थे कि आप दिल्ली, मतलब भावनगर में आपका जन्म हुआ और आपके पिताजी बाद में बड़ौदा से जब दिल्ली आ गए, फिर आप लोग भी दिल्ली आ गए। वो बड़ौदा से IIT खड़गपुर गए वो 13 साल, उसके हाँ। बाद वो दिल्ली आए। जी जी। तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड से स्कूल में दूसरी कक्षा से लेकर के मास्टर्स तक, और उसके बाद मैंने 3-4 साल काम भी किया। तो ये मानिए कि करीब 8-9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक मैं दिल्ली में ही था। अच्छा, मेरा ये स्कूल, मास्टर्स कॉलेज। डिग्री आपने कौन से सब्जेक्ट में ली थी, कैसे? मास्टर्स मैंने किया है MA इन मास कम्युनिकेशन। अच्छा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। जी जी। मास कम्युनिकेशन सेंटर है वहाँ। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था। अच्छा। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। मेरे मार्क्स जो हैं ठीक ठाक से खराब के बीच में होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके भाई बहन? हम लोग 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझसे जो छोटे हैं वो होटल इंडस्ट्री में है और फिलहाल इन दिनों वो न्यूजीलैंड में है। वो वहीं रहते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड में। कुछ सबसे छोटा भाई जो है उन्होंने हमारे पिताजी की लाइन को लिया है। अच्छा, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट है। उनका स्पेशलाइजेशन मेरे ख्याल लैंडस्केप डिजाइनिंग का है। वो है न्यूयॉर्क में। अच्छा। ब्रुकलिन में रहते हैं। तो आप देखिए, अभी ये सब जैसे आपने अपनी बात जो की थी उसी में से ये बात निकल के आ रही कि सभी ने एकेडमिक लाइन पकड़ी और सभी का करियर जो है वो एक अलग ही, आपके करियर से एकदम डिफरेंट है। तो नहीं, खैर ये कोई बड़ी गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, उस समय को सोच रहा हूँ जबकि आपने एक दिन अचानक एक बम पटक दिया होगा अपने पिताजी के सामने कि मैं तो एक्टर बनूंगा। एक्चुअली ये बम नहीं था। इनफैक्ट मैं अगर एक्टर बनाऊं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पिताजी का भी है। अच्छा अच्छा। ये उनका बचपन में वो हमसे ये कहा करते थे कि भाई सिर्फ किताबों में घुसे मत रहो, आप कुछ और ऐसा कीजिए जीवन में जो आपके पढ़ाई के अलावा हो, लेकिन उसको आप पूरी शिद्दत से कीजिए और दिल लगा के कीजिए। आप सिर्फ किताबों में घुसे रहेंगे ये मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा। तो उन्होंने ही प्रोत्साहित किया हमेशा कि हम लोग कुछ और भी करें। अरे वाह। और मेरा झुकाव जो है एक्टिंग की तरफ रहा। हाँ हाँ। तो जब मैं करीब स्कूल 12वीं पास कर चुका था या फर्स्ट डे कॉलेज में आने वाला था, तब तक मेरे पिताजी को ये अंदाजा आ चुका था कि ये जो है हाँ, इसको कीड़े ने काट लिया। ये झुकाव जो है इनका इस तरफ ज्यादा है। तो 12वीं कक्षा में उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई देखो, अगर आप NSD जाना चाहते हो तो आप जरूर जाओ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में आपको रहते 2 वक्त की भी अगर कम से कम रोटी कमानी है तो एक बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो आप एक काम कीजिए, आप बैचलर्स डिग्री हासिल कर लें, फिर आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं। तो यूं बड़ी चालाकी से और बड़ी सफाई से उन्होंने ये ख्याल तो रख ही लिया कि मैं आगे और पढ़ाई कर लूं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ही किया ना, क्योंकि किस्मत का भरोसा नहीं होता ना हर्ष जी। यहाँ आए, मान लीजिए कि कहीं ये गाड़ी नहीं चल पाती। हाँ, तो वो तो बात उनकी सही है। सही है, इसीलिए जो हमको समझ में आया कि नहीं, अब ये तो सही कह रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे देखिए ना, एक जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती थी। नहीं। लेकिन आज की तारीख में पैकेजिंग, एक आर्टिस्ट की पैकेजिंग भी बहुत मायने रखती है। पैकेजिंग बहुत मायने रखती है, मार्केटिंग बहुत मायने रखती है। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन उसको अपने आप को अगर मार्केट करना नहीं आता है तो वो नहीं आगे बढ़ पाता है। बहरहाल इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए जरूरी है एक बहुत अच्छा गाना। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं समय में। मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है चौदहवीं का चांद, तो ये अगर आप सुना दें तो मजा आ जाए। जी बिल्कुल, मजा जरूर आएगा और इस कदर आएगा कि अभी आपको चांद नजर आने लगेगा। तो दोस्तों आइए हर्ष जी के साथ हम भी हर्षित होते हैं, ये गाना सुनते हैं, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो तुम। या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल
झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। हर्ष जी से ही पूछते हैं, हर्ष जी यहाँ आने के बाद सबसे पहले किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? जो आपने कहा कि मुझे काम मिल गया, तो ऐसे ही तो नहीं मिला होगा कुछ ना कुछ परेशानियां तो हुई होंगी। अब देखिए, एक तो यह है कि हम अपनी मर्जी से आए थे, किसी ने बंदूक रख के तो भेजा नहीं था जी, तो उसको परेशानी का नाम देना जो है गलत होगा। हाँ, गलत ही होगा। अब उसका एक ये अलग बात है कि आप उसका रोमांच बनाना चाहें तो बना लें। बाकी ये है कि अगर आप किसी नए शहर में कुछ एक ऐसा काम करने आए हैं जो बिल्कुल ही नया है और आपको कोई जानता नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो आपको काम क्यों देगा? जाहिर है। लेकिन आपको काम चाहिए जी, आपकी जबरदस्ती है क्योंकि आप करना चाह रहे हैं जी, तो उसके लिए जो आपको सहना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा, आप झेलो। वो एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाए। नॉर्मल प्रोसेस। अब उस तरह देखिए तो बड़ी आम सी बात है। अब इसका आप चाहें तो रोमांस बना लें कि जी मैं आया और फिर आपको मैं जो है ऑफिस गया और उसने मुझे 3 घंटे बैठाया और फिर उसने काम नहीं दिया, फिर मैं दूसरी जगह गया। अब इस बात का कोई जो है मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसको मैं इसलिए अंडरलाइन करके इसलिए पूछना चाहता हूँ हर्ष जी कि लोगों में इतना फैसिनेशन होता है, लोग इस ग्लैमर को देख के जिस तरह से मुंबई की तरफ भागते हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं, तो आप लोगों की बातों को सुन के जो सच होती हैं सीधे आप लोगों से सुनते हैं ना, तो उनको ये समझ में आता है कि भाई इतना आसान नहीं होता है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और हम ये चाहते हैं कि उनको ये समझ में आए कि जो चकाचौंध टीवी के पर्दे पे या फिल्म के पर्दे पे देख रहे हैं वो, उसको देख के यूं ही मत भाग आइए। हाँ, ये आपकी बात सही है। हाँ, तो इसमें जरूर है कि जैसे जब मैं इस मामले में ये मेरा सौभाग्य था कि यहाँ मेरे परिवार के कुछ लोग बंबई में थे जी, तो मैं यहाँ रहा हूँ अपने चाचा के साथ गोरेगांव वेस्ट एसवी रोड पे, और शर्त ये थी मेरे पिताजी के साथ कि मैं 6 महीने रहूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ढूंढूंगा। जी, ये बात अलग है कि रहते रहते जो है इतना मामला जो है घुल मिल गया कि हमको लगा अब कहाँ जाए होंगे। चाचा ने भी कहा कि अरे क्या जाओगे, छोड़ो हम देख लेंगे अब तुम्हारे पिताजी से बात कर। पता चला हम वो करीब 2 साल रह गए उनके पास। अच्छा, लेकिन ये तो सौभाग्य वाली बात है। जी जी। मेरे बहुत से पहचान में हैं, दोस्त हैं जो आज बहुत बड़े स्टार हैं जी, लेकिन मेरे ही साथ आए थे वो लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं होती है जी। एक छोटा सा एक कमरा किसी अजीब से शहर के कोने में रहता है जिसमें 4-5 लोग रहते हैं, जिसको यहाँ पीजी कहते हैं। जिसको पीजी कहते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहे हैं, झोपड़पट्टी में रहे हैं जब वो आए हैं, और उसमें भी जो है 4-4 लोग एक साथ रहते हैं। तो छोटा सा 10 बाई 12 का एक कमरा है, उसके ऊपर एस्बेस्टोस है। हाँ। तो मतलब गर्मी में बहुत गर्मी और पानी भी टपकता है बारिश में और सारी चीजें। वैसे उन्होंने काफी समय गुजारा। हाँ, काम नहीं मिलने तक। और काम जो है वो इतनी आप जैसे जब मैं यहाँ आया था, क्योंकि मैंने MA इन मास कम्युनिकेशन किया था, ये बात थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है अगर लोग सुन रहे हैं तो, कि मेरे पास कुछ और था हाथ में। जरूर। और वो भी एक खास बात ये थी कि आपने जो पढ़ाई की थी वो एक तरह से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और एक मैंने जो पढ़ाई की थी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी।
और मैं दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइसिंग का काम करता था बम्बई आने से पहले। तो जब मैं बम्बई आया तो सबसे पहले मैंने वो काम अपना यहाँ चालू रखा। कुछ काम जो है मिलने इतने मुश्किल नहीं होते हैं कि, और कुछ काम होते हैं मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। जी जी। तो क्योंकि मैंने 2.5 नहीं करीब 4 साल दिल्ली में काम किया था स्क्रिप्ट राइटिंग का और वॉइसिंग का, तो वो काम यहाँ मुझे आते ही मिल गया। आप किसी को जाके कहें कि भाई देखिए मैंने ये काम किया है, और बम्बई में तो ऐसा बतेरा काम है। हाँ। तो वो काम मुझे मिलना शुरू हो गया। तो साल भर जो है मैं सिर्फ यही काम कर रहा था। इस बीच आपने इंडस्ट्री को समझ लिया, और इस बीच में लोगों को मिलते रहता था। और मैंने तय कर लिया था कि मैं रोज सुबह जब तक मुझे 2 लोग मिलने को राजी ना हो जाएं दूसरे दिन के लिए, तब तक मैं फोन करते रहता था। तो मैं नीचे बाजार जाता था और दनादन जो है कुछ 15-20 फोन कर दिए, जब तक कि ये जिद के जब तक 2 लोग हाँ नहीं कहते हैं कि ठीक है आप कल परसों आके मिलिए, तब तक फोन करते रहेंगे। तो साल भर जो है सिर्फ मैं यही करता रहा। और उसके बाद जो है उस दरमियान दिल्ली में मैं एक सीरियल करके आया था यहाँ। अच्छा। खाली हाथ नाम से सीरियल था, जो मेरा सबसे पहला प्रोफेशनल टेलीविजन काम है जी। वो साल भर यहाँ जब मैं रह रहा था उस दौरान वो टेलीकास्ट शुरू हो गया। अरे वाह। तो अब जब मैं लोगों को जाके कहता था कि मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पास था कहने को कि मेरा कुछ काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें थी साथ में। अगर आप मैंने यूं ही उठ के चले आए कि हमको एक्टर बनना है, ना कोई बैकग्राउंड ना कुछ, और ना आपके पास कुछ और जो कि आप कर सकें कि भाई एक्टिंग नहीं आप कर पाए, तो फिर आप क्या करेंगे जी। तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ बहुत लोग हैं जो काफी परेशानी में फंस जाते हैं। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हर्ष जी की, जिस समय आपने काम शुरू किया या जिस समय आप मुंबई आए थे या स्ट्रगल कर रहे थे, ये वही दौर था जबकि सैटेलाइट चैनल्स की शुरुआतें हो रही थी। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी। और उसकी वजह से काम काफी बढ़ रहा था, आर्टिस्टों वगैरह काफी रिक्वायरमेंट जो थी मार्केट में काफी आ रही थी। इस तरह से आपकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिर जरूरी हो जाता है यहाँ एक गाना सुनना। अब मुझे अमर प्रेम का गाना है चिंगारी कोई भड़के, किशोर कुमार का गाया हुआ। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। पहला
पहला सीरियल यहाँ आपको कौन सा मिला? सबसे पहला यहाँ इन हाउस प्रोडक्शन था सैटेलाइट चैनल का। तब वो एक ही सैटेलाइट चैनल था यहाँ जो नया नया शुरू हुआ था। और उन्होंने एक सीरियल बनाया था जिसका नाम था दिल लगी। इसमें नीना गुप्ता थी और दिलीप धवन थे। मुझे जहां तक याद है हर्ष जी की आपका एक सीरियल उस समय आया करता था, हसरतें। जी हाँ, जो बहुत बहुत मकबूल हुआ और उसमें आपका जो किरदार था जी, वो लोगों ने बहुत नोटिस किया। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये आया काफी समय बाद। इसके पहले दिल लगी के बाद हमने तारा किया, तारा के बाद हमने स्वाभिमान किया, स्वाभिमान के बाद हमने हसरतें किया। स्वाभिमान दूरदर्शन पे था। तारा सीरियल में जो था वो आगे जाके कुछ कहानी इतनी गड़बड़ हो गई थी। जी हाँ, उसमें वो गुरुशा कपूर हाँ, जो तारा के किरदार में थी, जी जी, तो गुरुशा कपूर और एक नवनीत निशान, जी हाँ, ये दो किरदार ही लोगों को ज्यादातर याद रहे। जी हाँ। और आपका जो किरदार है, आपका जो नाम है, आपका जो चेहरा है, लोगों को मुझे ऐसा लगता है याद रहा वो हसरतें सीरियल से, क्योंकि हाँ, उसमें आपका जो रोल था वो इतना इतना अच्छा डिफाइन करके और इतना, या कहना नहीं चाहिए कि शुरुआत तो पूरी कहानी आप पे ही केंद्रित थी वो। नहीं, वो किरदार जो था काफी अच्छा था। हाँ हाँ। इनफैक्ट मुझे जो है अजय सिन्हा साहब ने जो हाँ, डायरेक्टर थे, जी, डायरेक्टर हसरते के, जो उन्होंने बुलाया था किसी और किरदार के लिए। उस वक्त मैं स्वाभिमान कर रहा था और मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया कि ये किरदार है। तो हमने उसको सुना और कहा कि सर ये तो बड़ा बोरिंग है, इसमें नहीं मजा आ रहा। कुछ और हो तो कभी बताइएगा। हाँ, हाँ। अभी मुझे भी नहीं पता इस वक्त कि मैंने वो कैसे कर लिया। आज भी बात होती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त क्या दिमाग में सोचा, मैंने आपसे कह दिया नहीं करूंगा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन वो अब नियति कह लें, क्योंकि उसके बाद फिर कोई किरदार निकला और उन्होंने फिर मुझे बुलाया। अब ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि कई बार जो है यहाँ इंडस्ट्री में लोग बुरा मान जाते हैं। जी जी, कि ये हमको मना कर दिया, क्या समझता अपने आप को। हाँ जी, हम नहीं बुलाएंगे इसको दोबारा। जी जी। लेकिन उन्होंने फिर बुलाया कि भाई एक और किरदार है, जरा देखो, मैं चाहूंगा कि तुम करो। इस बार मैं गया, उन्होंने सुनाया, मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं करना चाहूंगा। और वो किरदार फिर काफी पॉपुलर भी हुआ। और उसके बाद अजय सिन्हा साहब के कैंप में आप बिल्कुल फिक्स हो गए। अब तो फिक्स ही समझिए। उनके जितने भी सीरियल आए वो उनमें सब में आप, ज्यादातर जब हो सकता है वो कोशिश यही करते हैं कि मुझे कास्ट करें, और मुझे भी उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। जाहिर है कि एक कुछ हमेशा किसी एक आदमी के साथ या कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक इक्वेशन बन जाता है। जी जी। तो मेरा जो है इनके साथ बन गया। तो आपने एक्टिंग से जुड़ा कोई कोर्स वगैरह किया, नहीं किया? नहीं, मैंने एक्टिंग से जुड़ा कोई कोर्स नहीं किया है। बस यही कि मैं करीब 8-10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ स्टेज पे। तो मैंने टेलीविजन में या फिल्म में प्रोफेशनल एक्टिंग जो करते हैं उसके पहले अगर कहीं एक्टिंग की है तो स्टेज पे लगातार एक्टिंग की है, कोई कोर्स नहीं किया। आपने तय पहले ही कर लिया था कि एक्टर बनना है? तय तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ। हाँ, वो किस्सा तो सुनाइए जरा, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लें, क्योंकि किस्सा जरूर थोड़ा सा लंबा होगा। तो क्योंकि किस्सा छोटा है लेकिन गाना पहले सुन लेते हैं। जी जरूर। ये अब माफ कीजिए, इसी अमर प्रेम से ही एक और गाना है। एक और गाना है जी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न
था, कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ, समझे ना। दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप अमरकांत के साथ सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म और टीवी के जाने माने अभिनेता हर्ष छाया से। हाँ तो हर्ष जी, बताइए क्या किस्सा था वो? ये 6th स्टैंडर्ड की बात है। अरे वाह। जब हम लोग सीनियर स्कूल में आते हैं, ऐसा हाँ, 5th से हम लोग 6th में आते हैं, तो जी, सीनियर जी। स्कूल में आते हैं, और हम लोग तब बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए। हाँ, सीनियर स्कूल में हमारा दाखिला हो चुका है। तो उस दौरान जब मैं आया था सीनियर स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में, और उस साल जो कल्चरल वीक होना था स्कूल में, इस बात की खुशी थी कि अब आप पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करेंगे। सीनियर स्कूल मतलब 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चे जो हैं कल्चरल वीक में वहाँ मौजूद होंगे। अब आप सिर्फ 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच नहीं हैं। तो हर स्टैंडर्ड में 6ठी से लेकर के 12वीं तक उसमें 4 कक्षाएं, A, B, C, D, और हर क्लास में फिर 40 बच्चे, तो करीब कुछ 2200-2500 के करीब जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। और मुझे जो है एक अंग्रेजी प्ले में मेरा एक छोटा सा पार्ट था कि मैं स्टेज पे सीनियर स्कूल में इस बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। और जब मैं स्टेज पे गया हूं तो स्टेज पे जाते ही मेरे सामने मैंने देखा कि मैं एक स्टेज पे खड़ा हूं जब मेरा पार्ट शुरू हुआ और मैंने बोलना शुरू किया, और मुझे कुछ 2500 लोग देख रहे हैं जी। और मेरे सामने एक मैंने दरिया था लोगों का। और मुझे वो, अब ये हंसी आए या आपको लगे कि ये पगलाया हुआ है, जो भी है, लेकिन मुझे ये बात इतनी पसंद आ गई कि अरे ये 2500 लोग मुझे देख रहे हैं, इन सब के बीच में मैं हीरो देखा जा रहा हूँ और ये सब जो है भीड़ में खोए हुए हैं। और उसी वक्त मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो मुझे लगता है सबकॉन्शियसली वहीं उसी दिन उसी वक्त ये तय हो गया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जहां मैं खड़ा हूं और लोग मुझे देख रहे हैं। अब ये बात अलग है कि वो पार्ट मेरा एक ही लाइन का था। अच्छा। और मैं कुल 1.5 मिनट के लिए स्टेज पे था, लेकिन वो 1.5 मिनट आपके पूरे एक जिंदगी बन गई। लेकिन उस 1.5 मिनट ने जो है आगे का काफी कुछ तय कर लिया। वो लाइन याद है आपको? हाँ, वो लाइन भी याद है। तो सुनाइए ना। और वो अब याद आता तो बड़ा बेतुका सा कुछ प्ले था, उसमें कुछ 5 मिनट का था, जिसमें हर आदमी, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई म्यूजिशियन बना हुआ है, और वो आके स्टेज पे ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं लोगों का इलाज करता हूँ, और वो चला जाता है। आप क्या बने थे? 5 मिनट का स्किट था। अच्छा। मेरे ख्याल से, अब इतना डिटेल मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कुछ गायक का मुझे किरदार दिया गया था। और मैं स्टेज पे आया और मैंने यही मुझे बोलना था कि मैं गायक हूँ और मैं गाता हूँ और मैं लोगों का मनोरंजन करता हूँ। और फिर कुछ बहुत बेसुरा सा मुझे गाना था, वो मैंने कुछ ऐसा ये मुश्किल से 1.5 मिनट का कुछ था, ये किया और आगे। देखिए, आपके बोलते समय मैं जरा इस सोच में पड़ गया कि जो ऊपर वाला है वो कितना बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर है। उसने पहले से आपका रोल जो है बिल्कुल तय किया हुआ था और लाइन भी कुछ वैसी ही आपको पकड़ाई थी। हाँ, बताइए। वो मनोरंजन तो आप कर ही रहे हैं लोगों का। लोगों के मन में तो आप बसे ही हुए हैं, गायक बन के नहीं, कलाकार बन के, अभिनेता बन के। वैसे गाने वाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? गाते हैं या? गाता हूँ अकेले में। अकेले में तो मैं बाहर चला जाता हूँ, एक गाना गा दीजिए आप अकेले में। हाँ, मतलब जब तक रिकॉर्डिंग चालू है तब तक तो अकेला नहीं हुआ। नहीं तो कोई गाना अगर आप गाते हैं तो ऐसा कीजिए, अगला गाना जो आप हमें सुनवाने वाले हैं वो आप थोड़ा सा खुद ही अगर गा के सुना दें तो बहुत मतलब एक पंथ दो काज हो जाएगा। और देखिए, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ जी। और सुर में हो बेसुरा हो, अब ये सुनने वालों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अच्छा, चलिए। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ, हो महफिल में अब कौन है अजनबी, मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो।
गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। मिलने दो अब दिल से दिल को, मिटने दो मजबूरियों को, शीशे में अपने डुबो दो, सब फासलों दूरियों को। आँखों में मैं मुस्कुराऊं, तुम्हारी जो तुम मुस्कुराओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह कई बार ऐसी होती है जो बहुत दिल के करीब होती है, उसको सबके सामने खोलना जरा मुश्किल काम होता है। और हम भी इसलिए हर्ष जी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर्ष जी, आपकी भी मंजिल कहीं ना कहीं फिल्म तो रही ही होगी। मंजिल मेरी फिल्म नहीं थी। अब ये लोग माने या न माने वो बात दूसरी है। हाँ। ये बात अलग है कि एक्टर होने के नाते मैं फिल्म जरूर करना चाहूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने के लिहाज से आया था। मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, क्योंकि अव्वल तो ये कि मैं कभी अपने आप को लार्जर देन लाइफ हीरो की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पूछने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि आप हीरो बने या नहीं। हाँ। लेकिन फिल्म में एक कलाकार जब काम करता है, जी हाँ। वो एक पेंटिंग की तरह होती है। फिल्म जो है एक पेंटिंग की तरह है, जिसको एक बार एक कलाकार बनाता है, वो अपने घर की दीवार पे लगा देता है और बरसों बरस तक उसको निहारता है। आपकी बात सही होगी, लेकिन और सीरियल जो है, हाँ। उसमें आप देखिए, जब तक आप ऑन एयर हैं, जी हाँ। तब तक आप लोगों के मन में हैं। जी हाँ। जिस दिन सीरियल आपका ऑफ एयर होता है, आप लोगों की नजर से, निगाह से, दिमाग से दूर हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी इसमें एक बात तो जरूर है कि फिल्म जो आपने कहा कि भाई एक बार जो फिल्म बन जाती है फिर वो पेंटिंग की तरह होती है, लेकिन जिस देश में 100 में से 99 फिल्में गंदी और फ्लॉप हों, वो इतने माने नहीं रखती हैं। इतनी माने नहीं रखती फिल्म हैं। जो है क्लासिकल सेंस में अगर बात करें तो भाई पेंटिंग क्या है, तो फिल्म के लिहाज से पेंटिंग आज भी गिनी चुनी है। मुगल आजम है, शोले है और ऐसी कुछ। तो अमूमन जो है, अब हमने फिल्मों में जब काम करना शुरू किया तो वहाँ एक फैसिनेशन तो होता ही है, तो हमने फिल्मों में काम करना शुरू किया। और जब फिल्मों में काम करने जाते हैं तो लगता है कि ठीक है, सिर्फ क्योंकि फिल्म ही से सारी चीजें शुरू हुई थी 100 साल पहले, तो एक फिल्म एक क्लासिकल इमेज है और आप हमेशा फिल्म में काम करना चाहेंगे। लेकिन जब आप फिल्मों में काम करने जाते हैं तो लगता है कि ये यहाँ भी तो उतना ही अच्छा है, उतना गंदा काम हो रहा है। अच्छा, नहीं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है हर्ष जी, क्योंकि आप फिल्मों में तब गए जबकि टीवी पे आप स्टार हो गए
और उस समय फिल्मों में आपकी हैसियत वो नहीं थी जो जी। टीवी में थी। सही है। तो ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई फर्क तो आता है। ट्रीटमेंट में तो नहीं आता, लेकिन हाँ, आपको जिस किस्म के रोल मिलते हैं, हाँ। अब ये बात अलग है कि फिल्मों में अगर आप हैं, हाँ। और अगर आप फिल्मों में हीरो हैं, हाँ तब तो ठीक है। हाँ, अगर आप हीरो नहीं हैं, तो आपके रोल तो फिर को इतनी कोई बात बनती नहीं है। तो वो मजा जिसकी आदत आपको लग चुकी है, जी हाँ। वो आपको फिल्मों में फिर नहीं आता। हाँ, ये भी है। अब यह है कि अब अगर हम फिल्मों में काम जब करना हमने किया है, अब एक और जगह है जहाँ की आप हीरो नहीं होते हैं, लेकिन आप अच्छे एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर एक्टर होते हैं, जैसे कि अनुपम खेर, ओम पुरी, इन दिनों बोमन ईरानी, इन लोगों ने जो अपनी जगह बनाई है। ऐसी अगर कोई जगह बन जाती है तो अच्छा है, और अगर नहीं बन पाती है तो फिर फिल्मों में मेरे लिए जो है वक्त जाया करने वाली बात हो जाएगी। यानी आपने अपने अंदर के कलाकार की जो भूख है, उसकी प्यास है, उसको शांत करने का पूरा इंतजाम जो है करके रखा हुआ है, और आप उसको कभी भूखा मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर एक्टर की तरह मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, सोचता हूँ, चाहता हूँ कि एक ऐसा रोल मुझे मिले फिल्म में जो कि उतना ही यादगार और अच्छा हो, जैसे कि अभी आप हसरते की बात कर रहे थे। साथ साथ एक और आपका सीरियल आया था, तो वो भी अजय सिन्हा साहब का ही था, उन्हीं का था। जुस्तजू। तो वो भी आपका बहुत अच्छा रोल था। जिस किसी भी रोल की बात करें, आप बहुत अच्छे से नोटिस किए गए लोगों ने, मतलब आपकी चेहरे की वो धीर गंभीर जो छवि है, वो छवि है। हाँ, बात सही है। छवि है। पता नहीं आप कितने धीर और गंभीर हैं। नहीं, वो छवि जो है वो ऐसी बनी रहे, कोई बुरी बात नहीं है। तो फिलहाल गाना सुन लें ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा रोमांटिक भी है। वैसे ये गाना सुनवा के तो आपने बता दिया, एक और गाना सुनवाइए। अब हम बिल्कुल ही नए गाने पर आते हैं जी। ये सोनू निगम का गाया हुआ है, बहुत ही अच्छा गाया है उन्होंने। हाँ। मुझे गाना बड़ा पसंद है, कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। आपने अब तक, अभी जो मुझे लेटेस्ट याद है आपकी फिल्म भेजा फ्राई याद है। भेजा फ्राई में आप रजत कपूर के साथ आपने काम किया था, और उससे पहले एक फिल्म आपकी याद है अमित जी के साथ आप इंस्पेक्टर बने हुए थे। जी हाँ। तो इस तरह से जो फिल्में हैं, इनका फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कौन कौन सी फिल्में आपने की, उनमें आपको अपना रोल कौन सा अच्छा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले फिल्म मैंने की थी दिल पे मत ले यार, मनोज बाजपेयी उसमें हीरो थे, हंसल मेहता की ये फिल्म थी। फिल्म बहुत अच्छी थी और फिल्म अच्छी थी, लेकिन
मेरा किरदार जो है वो ज़रा से समय के लिए कुछ आता है और चला जाता है। इस तरह फिर मैंने कंपनी की राम गोपाल वर्मा के साथ, जिसमें मोहनलाल के साथ मेरा किरदार था। उसमें यही था कि मोहनलाल सीनियर इंस्पेक्टर हैं और मैं उनका एक भरोसेमंद सच्चा जूनियर ऑफिसर हूँ। फिल्म टाइम के हिसाब से अगर देखें तो वो किरदार आया और चला गया वाली बात हो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल मैं बीच में रोक के आपको करूंगा कि राम गोपाल वर्मा के बारे में, जैसा कि इंडस्ट्री में भी लोग जानते हैं कि जो कलाकार एक बार राम गोपाल वर्मा के साथ काम करता है, फिर वो तो फैक्ट्री, उनकी तो कंपनी का नाम ही फैक्ट्री है। जी हाँ, तो वो तो फैक्ट्री है, फिल्में इतनी बनती हैं, फिर आगे उनके साथ सिलसिला क्यों नहीं चला आपका? वो आगे सिलसिला इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने जो है हम क्या चाहते हैं, हाँ, वो कह दिया। अच्छा अच्छा। हमने अपने बात जो है खोल के रख दी, वो भी अनजाने में। हाँ। तो फिर हमको समझ में आता है कि बात क्यों नहीं चली, और वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सुन ले। जरूर। हाँ। कंपनी के बाद जो है एक होता है कि भाई आप जाके मिलना जुलना जो है एक डायरेक्टर के साथ थोड़ा आसान सा हो जाता है। जी जी। तो हम एक दिन उनको मिलने गए काफी दिनों बाद, तो हमने कहा कि हमें काम चाहिए, आप कुछ बताइए कुछ नया। और उस दिन सुबह अखबार में मैंने ये पढ़ा कि राम गोपाल वर्मा जो है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जिन पर एक कहानी बेस करने वाले हैं। हाँ। तो हमने वो पढ़ा और वो तस्वीर थी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, उसकी उम्र कुछ 34-35 साल की लग रही थी। हम जो है सुबह हमने पढ़ा और तय कर लिया, दोपहर को लंच टाइम पे रामू के ऑफिस पहुंच गए। बैठे रामू जी के सामने, तो उन्होंने कहा बताओ कैसे आना हुआ। मैं कहा बड़ी सीधी सी बात है कि मैंने पढ़ा है कि आप फिल्म बना रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे। अब मुझे ये नहीं पता आप किसको कास्ट करना चाह रहे हैं, किसको नहीं करना चाह रहे हैं, नया लेंगे, एस्टैब्लिश्ड एक्टर लेंगे, क्या नहीं लेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि उस किरदार के लिए आप मेरा कम से कम एक वीडियो टेस्ट तो ले ही लें, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है। हाँ। अचानक से जो एक पॉज आया और धीरे से फिर उन्होंने कहा कि हर्ष, एक्चुअली दैट रोल इज, नाना इज डूइंग दैट रोल। अब हमको समझ में ना आया कि मैं कहाँ देखूं। जी जी। तो बात ये कुल मिला के कि हमने जाहिर कर दिया कि भाई देखो हमको ऐसे वैसे रोल नहीं चाहिए। हाँ। आप बना रहे हो ये, और वो फिल्म अब तक 56 उन्होंने बनाई। हाँ, नाना पाटेकर थे जी। तो अब आप ये सोचिए मैंने उस किरदार पे उंगली रख दी जो नाना पाटेकर करने वाले थे। जी जी जी। लेकिन उसमें एक और रोल था जो नकुल वैद्य ने किया था। वो नकुल वैद्य को इसलिए जाहिर लिया क्योंकि हम ऐसा ही किरदार कर चुके थे उनकी एक फिल्म में कंपनी में उससे पहले। हाँ, तो दोबारा अब हमको लेने का मतलब नहीं था, और हमको वो लेते भी तो हमको नहीं करना था वो। हमने तो पहले ही जाहिर कर दिया कि हमको तो वो वाला रोल चाहिए। तो उसके बाद से जो है उन्होंने बुलाना बंद कर दिया कि भैया ये तो कुछ ज्यादा ही सोचता है। चलिए ठीक है। तो उसके बाद फिर और कौन कौन सी फिल्में, हम फिल्मों की बात कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक गाना सुन लें आप। जी हाँ जरूर। ये गाना है अपना मुकेश का गाया हुआ है जी। फिल्म मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बीच में एक ही लाइन आती है, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या
और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। एक फिल्म है, सबसे पहले ऐसी एक फिल्म आई थी राम जी लंदन वाले, जिसमें माधवन थे और संजय दामा इसके डायरेक्टर थे। इसके पहले वो लगान लिख चुके थे। वो फिल्म चली नहीं, हाँ। लेकिन उसमें किरदार बहुत ही अच्छा था मेरा। उसके बाद एक कॉर्पोरेट, मधुर भंडारकर की फिल्म। जी हाँ जी। वो पहला ऐसा किरदार है जो कि फिल्म जाने माने डायरेक्टर की भी है और मेरा किरदार भी सही तरीके से उसमें नोटिस हुआ जी। और वो फिल्म भी जो है अपने दायरे में अच्छी चली। और उसके बाद लागा चुनरी में दाग, जिसमें मैंने एक किरदार किया है, वो काफी सराहा गया। और ये भी फिर एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है और प्रदीप सरकार उसके डायरेक्टर हैं। और कॉर्पोरेट और लागा चुनरी में दाग, इस तो फिलहाल ये पिछले 2-3 साल की ये 2-3 फिल्में हैं जो मुझे लगता है कि अब बात की जा सकती है कि मैं किसी को कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने फला फिल्म में जो है फला किरदार किया। हर्ष छाया अकेले बैठे हुए हैं घर में, हाँ। तब क्या करते हैं? तब उस वक्त का जो विवरण कोई खास नहीं, मतलब जैसे शौक क्या है? मतलब हर्ष छाया जो है जब खाली रहते हैं तो बिल्कुल खाली रहते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। बहुत से बहुत ये है कि हाँ, मैं फिल्में देखता हूँ, लेकिन अब फिल्में भी आदमी कितनी देखेगा देख देख के। कुछ खाना वाना बनाने रहने का शौक है आपको? खाना बनाने का शौक है, लेकिन अब मैंने लेकिन बनाया उस वक्त था जब मैं सुनीता जो मेरी पत्नी है, उनको रिझाने के लिए मैंने शुरू में बहुत खाना बनाया था। अब मैं नहीं बनाता हूँ। अब रीझ गई है वो रीझ गई है। अब वो शिकायत करती रहती हैं कि पहले तो बड़ा बनाते थे, अब कुछ बनाते नहीं हो। अच्छा, जब उनका जिक्र निकला तो उनके बारे में बताइए, उनसे उनकी आपकी मुलाकात और फिर शादी और वो सारा सिलसिला, उसके बारे में बताइए। और ये कलकत्ते से आती थी बम्बई शूटिंग करने। अच्छा। और एक पायलट की शूटिंग के दौरान हमारी इनसे मुलाकात हुई और उस दौरान जो है उनके व्यक्तित्व में कुछ 1-2 बातें ऐसी थी जिसने मुझे उनकी तरफ खींचा, आकर्षित किया। तो हमने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। मैंने यूं ही हाय हेलो, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप, क्या नहीं। फिर वो बात फिर शादी तक कैसे पहुंची? जो एक नॉर्मल एक कोर्स होता है कि हम दोस्ती हमारी बढ़ती गई, हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, पहचान बढ़ती गई। उनके साथ कोई रोल वगैरह किया था आपने सीरियल? एक तो ये कि पायलट ही में मुलाकात हुई थी हमारी, तो उस पायलट के वक्त हम काम साथ कर रहे थे। और माने जो हमारी शादी बात जो बहुत कायदे से मतलब दोस्ती से शुरू हुई और शादी तक पहुंची वाली बड़ी सीधी सी एक कहानी है, जिसको जो हम ही जो है उसको उस तरफ ले गया, लेते जा। मैंने ये कहें कि हम पीछे बढ़ गए थे और हमने उनको जो है पटा के जो है बात वहां तक ले गए कि हमसे वो शादी करें। खुद कलकत्ते की रहने वाली। जी हाँ। उसके बाद हमने साथ काम किया। एक उस वक्त सीरियल आता था अस्तित्व। अच्छा। साथ तो नहीं थे, मतलब एक साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी उस सीरियल में एक किरदार अदा कर रहे थे। उनका कौन सा रोल था वो? आनंदी करके एक कैरेक्टर था जिसमें वरुण जो मेन कैरेक्टर, उसकी बहन का एक किरदार था। अच्छा। उसके बाद हम दोनों ने की राम जी लंदन वाले, जिसमें हमने पति पत्नी का ही किरदार किया था।
फिर अभी हमने की है घर एक सपना में, फिर वो थी। उसके बाद एक मराठी फिल्म की है जिसमें मैं और सुनीता दोनों हैं। हर्ष जी, आपके साथ बात करके आपके जीवन से जुड़ी इतनी बातें हमने जानी सुनी, लेकिन आपसे विदा लें उससे पहले एक गाने की बात हम कर लेते हैं। एक गुंजाइश यहाँ गाने की बन रही है। जी जरूर। तो अभी हम कौन सा गाना सुन सकते हैं? मेरा इन दिनों जो है दिल आया हुआ है उस गाने पे जो डॉन का है। जी। नई जो डॉन है शाहरुख खान की। लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिल आया है मुझको पहचान लो, मैं हूँ लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ। ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ। दुश्मन जो मेरा हो, रहता नहीं दुनिया में, बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। दोस्तों, गाना आपने सुन लिया और इसमें एक लाइन है, अरे दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। डॉन को आप जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, लेकिन आज आपने हर्ष छाया को जान भी लिया, पहचान भी लिया और समझ भी लिया होगा। अब आज की इस मुलाकात को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि और जानने की या पहचानने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। फिलहाल हर्ष जी, मैं आपसे बस यही कहूंगा, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से अपने हमारे श्रोताओं के लिए, अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों के लिए समय निकाला। नहीं, ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और वक्त निकालने वाली कोई बात ही नहीं है। दर्शकों के सामने आना हमारा काम है, वो चाहे एक्टिंग के जरिए आते हो या ऐसे किसी इंटरव्यू के जरिए आते हो। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म और टीवी के जाने माने कलाकार हर्ष छाया से अमरकांत दुबे की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग धीरेन्द्र रावत और PKA नायर ने दिया। संयोजन शकुंतला पंडित और कमलेश पाठक का था और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया अमरकांत दुबे ने।